15 ट्रिलियन डॉलर का नॉन पोटेंशियल है इस वक्त पाकिस्तान में। बाय द वे पाकिस्तान के 95% नेचुरल रिसोर्सेज हमने नहीं निकाले। आप 2 करोड़ हाउसिंग यूनिट्स बनाते हैं जिसमें से 80-85% लो कॉस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग, तो 4 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू क्रिएट होती है। अगर आप 4 ट्रिलियन की वैल्यू क्रिएशन करें तो 1 ट्रिलियन जीडीपी में जाएगा। हमारी ऐसी यूथ है, आई सी देम हियर, वो वाकई अगर ग्लोबल लेवल पे जाएं, हमारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं कि वो उनसे बेहतर काम कर सकते हैं। तमाम देखने वालों को आज़ाद कास्ट में खुशामदीद कहेंगे। आज बड़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट करने जा रहे हैं क्योंकि उसकी वजह ये है कि पिछले चंद हफ्तों के दौरान इस्लामाबाद में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हुई जिसके बाद ये डिबेट चल पड़ी कि आया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना पोटेंशियल है। आपको याद होगा ओवरसीज़ कन्वेंशन के नाम के ऊपर एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था इस्लामाबाद में और उसमें वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने खिताब भी किया और लग ये रहा था कि शायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके हवाले से बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज़ मौजूद थी कि शायद सियासी तौर पर किसी एक जमात को फॉलो करते हैं या उसके साथ एफिलिएटेड हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान में जो है वो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ वो सीक आउट नहीं करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सक्सेसफुल कन्वेंशन के बाद अब ये लग रहा है कि वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुलें। लेकिन अब सवाल ये है कि बहुत से पाकिस्तानी जो कि शायद आमदन के ज़राए शो करने से पहले ये ख्वाहिश रखते हैं कि शायद वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मुख्तलिफ दीगर ममालिक में लेकर जाएँ और चाहे वो यूरोप हो, चाहे दुबई हो, चाहे दीगर इलाके हों, वहाँ पर इन्वेस्ट करें। उनकी प्रेफरेंस पाकिस्तान में नहीं होती है। लेकिन इस मरतबा इस कन्वेंशन से भी और इसके अलावा मिनरल समिट के नाम के ऊपर भी जो एक ऐसा इज्तिमा हुआ था उसके बुनियादी तौर पर कोशिश यही थी कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आसान किया जाए ताकि जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो पाकिस्तान आ सकें। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इससे कई वक्त पहले ऐसी मुश्किल हालात में जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे और बड़े मसाइल से गुजरना पड़ता था, उन वक्तों में इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद उन तमाम मसाइल से निमटने के बावजूद एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के तौर पर एक अपना जो एक पूरा सेटअप है उसको रन करने में और उसको कामयाब बनाने में कामयाब हुए। लेकिन वो इस पूरे प्रोसेस से गुजरे, क्या कुछ उन्होंने लर्न किया। और अब जो नए आने वाले इन्वेस्टर्स हैं जिनके लिए अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट खुद ये चाह रही है कि जो प्रोसीजर है उसको बड़ा आसान बनाया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको सहूलियात दी जाए, तो वो कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं या सेक्टर्स हैं जहाँ पर काम किया जा सकता है और आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं मुस्तकबिल के लोगों के लिए। मेरा ख्याल है इसके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी है और आज की जो हमारी पॉडकास्ट है वो इसी मुनासबत से है। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं ना सिर्फ ये कि इमारात ग्रुप के CEO हैं बल्कि घराना.com और एजेंसी 21 के मालिक हैं। शफीक अकबर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक मरतबा पहले भी इनसे मुलाकात का शर्फ हमें हासिल हुआ और हमने इनसे बहुत कुछ सीखा। लेकिन कहते हैं कि एक नशिस्त में बहुत कुछ सीखना बड़ा मुश्किल होता है, तो हमने सोचा कि इनको एक मरतबा फिर ज़हमत देते हैं। शफीक साहब, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अच्छा, उस दिन जब हमने पहले पॉडकास्ट की थी तो हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर तो किया था, लेकिन उस वक्त ये 2 बड़े इवेंट्स नहीं हुए थे। एक ये मिनरल्स के हवाले से समिट था और दूसरा मैं कहूँगी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। तो पहले अगर हम 1 बाय 1 चलें तो इस कन्वेंशन के ऊपर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का था, गवर्नमेंट ने बड़ा इसको सक्सेसफुल भी कहा और इस पर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई हैं कि अब पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। मेरा ख्याल है कि आप वो पहले अव्वलीन लोगों में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान में $1 अरब की यूनिकॉर्न कंपनी इस्टेब्लिश की और मेरा ख्याल है कि आपको तो रोल मॉडल होना चाहिए इसके ऊपर। ये जो पूरा प्रोसेस जिससे आप गुजरे और आप पाकिस्तान से बाहर ले जाने के बजाय पैसा पाकिस्तान में लेके आए, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको ये ख्याल क्यों आया? क्योंकि लोगों की तो कोशिश होती है कि पाकिस्तान से पैसे निकालने हैं हमने, आपने उल्टा रिवर्स किया ये। पॉलिटिक्स असाइड जी, क्योंकि जब मैं आया था पाकिस्तान तो उस वक्त इतनी पॉलिटिक्स का या बाकी ये जो आजकल पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं जो भी हैं इस तरह की चीज़ें नहीं थी। जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जब मैं खुद क्योंकि 14-15 साल में यूके में रहा, तो जब मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को मिलता था तो ऑलमोस्ट एवरी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी करना चाहता है और ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानीज उस वक्त पाकिस्तान में आना भी चाहते थे। और ये बात करें 8-10 साल पुरानी, ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 9 साल पहले। मुझे अब पाकिस्तान में जून में 9 साल हो जाएंगे। इस वक्त जो हालात हैं, बीट अमेरिका, कनाडा, यूरोप, टू सम एक्सटेंट इवन GCC कंट्रीज, हम ज़्यादा सिक्योर हमें फील करना चाहिए एज अ पाकिस्तानी। पाकिस्तान में अपनायत भी है, अपने मुल्क में इज्जत भी है और अगर यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हों तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आनी चाहिए। एंड यू आर राइट कि ओवरसीज पाकिस्तानीज इस वक्त पाकिस्तान में इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे जितना उनको करना चाहिए, जो उनका पोटेंशियल है जो कर सकते हैं। और उसकी कुछ वजूहात हैं।
देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी के पास क्या ऑप्शंस हैं। अगर लेट्स से आज कोई बंदा यूके में या कोई फैमिली यूके में है और वो चाहते हैं कि वो यूके से बाहर जाएं, तो उनके पास एक ऑप्शन होगा कि वो पाकिस्तान में आए, बिल्कुल, अपनी इन्वेस्टमेंट लेके, अपनी एक्सपर्टीज लेके, अपना एक्सपीरियंस लेके। कोई डॉक्टर साहब हैं, कोई और किसी प्रोफेशन में हैं, पूरी फैमिली के साथ वो पाकिस्तान है। बट पाकिस्तान के साथ कुछ और ऑप्शंस भी हैं। दुबई एक ऑप्शन है, बिल्कुल, सऊदीया एक ऑप्शन है, कुछ और ममालिक भी ऑप्शन है। तो हमें ये नहीं देखना कि पाकिस्तान में हम क्या कर सकते हैं, हमें ये देखना है कि ग्लोबल लेवल पे हम कैसे compete कर सकते हैं। और पाकिस्तान ऑफर क्या कर रहा है इन्वेस्टर्स को, ये भी देखना चाहिए। ग्लोबल कंपटीशन में लेट्स से इन कंपैरिजन विद दुबई हम यहाँ पे क्या ऑफर कर रहे हैं, बिल्कुल, और फिर उस लिहाज से हमें पूरा प्लान करना चाहिए। आई थिंक पूरे का पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप करना चाहिए कि उन्होंने कहाँ रहना है, कैसे कारोबार करना है, उनके बच्चों के लिए क्या होना चाहिए। मुझे 9 साल हो गए हैं यहाँ पे एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी, और मैं हमेशा अंदर से थोड़ी मुकम्मल पाकिस्तानी बन गए ना, वो ओवरसीज कहना आपको गलत होगा। यू राइट, लेकिन मेरे बच्चे अब दुबई में होते हैं। तो और देखें, ये प्रॉब्लम है कि मुझे अपने बच्चों को मैं लेकर आया था पाकिस्तान, मैं अपना सब कुछ बेच बटा के पाकिस्तान आया था, अपने बच्चों को लेके आया था, वो सारे वहाँ पे ही पैदा हुए। लेकिन वो यहाँ पे ज़्यादा अरसा नहीं रह सके। खैर, मैं अब की बात नहीं करता, 1-2 साल पहले की बात नहीं है, 4-5 साल पहले वो चले गए। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मेरे लिए खुद यहाँ पे अकेले रहना बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने बीवी बच्चों के बगैर जब रहते हैं तो मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो ये सोचना चाहिए और बहुत कुछ किया जा सकता है। देखें, लेकिन लंदन से, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि चीज़ें काफ़ी सारी जो मैं चाहती हूँ डिस्कस करना, लंदन से पाकिस्तानी ज़मीन के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना, मतलब जिस ज़माने में आपने किया, तो आप इतना बड़ा अमाउंट लेके लंदन से यहाँ पर शिफ्ट हुए, सबसे पहले इश्यूज़ कहाँ पर आए? क्योंकि देखिए, जो भी अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो अगर आएगा तो वो हर्डल्स तो आती हैं। वो कौन सी हर्डल्स थी जिन्होंने आपको कई मरतबा मजबूर किया कि आपने शायद गलत फैसला किया? देखिए, मैं तो कुछ पैसे लेकर आया हूँ, थोड़े पैसे लेकर आया हूँ। हमारी यहाँ पे जो कंपनी पिछले 9 साल में $1 बिलियन कंपनी है, यूनिकॉर्न बन सकी, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में काम बहुत ज़्यादा हो सकता है। शायद मैं इतना बड़ा बिजनेस लंदन में ना खड़ा कर सकता, दो के लंदन में शायद मुझे उतने प्रॉब्लम्स ना आते जो प्रॉब्लम्स मुझे पाकिस्तान में आए। और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तानी जितने भी हैं, चले मैं उनको ओवरसीज पाकिस्तानीज, तो जितने भी ऐसे पाकिस्तानीज जो दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं या उनकी सेकंड जनरेशन जो वहाँ पे ही पैदा हुई, दे हैव मोटिवेशन टू कम बैक टू पाकिस्तान और डू समथिंग फॉर पाकिस्तान। वो करना चाहते, बिल्कुल ठीक, अपने मुल्क के लिए कौन नहीं करना चाहता। बिल्कुल, बजाय इसके कि हम ये देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानीज आए, हमें उन तक पहुँचना चाहिए। ये एक डिफरेंट अप्रोच है। हाँ जी, आउटरीच प्रोग्राम्स हों, हर मुल्क में हमारे लोग जाएं, हमें यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ हम उनको आइडेंटिफाई करें, फिर इन ओवरसीज पाकिस्तानीज़ तक जाएं, फिर उनको वहाँ पे जाके पूरा प्रेजेंट करें, फिर उनको यहाँ पे इंगेज करें, उनको पाकिस्तान में बुलाएं, उनको दिखाएं, और फिर उनके लिए एक पूरा इकोसिस्टम इस तरह का क्रिएट किया जाए जिसमें वो अच्छी एग्जांपल्स बने। जब कुछ बिजनेसेस कामयाब होंगे और वो लोगों को जाके बताएंगे, बिकॉज आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को पाकिस्तान लेकर आना है, पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। अगर ओवरसीज पाकिस्तानीज वाकई पाकिस्तान आना शुरू हो जाएं और वो कामयाब होना शुरू हो जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कितने ऐसे बिजनेसेस हैं जो आप जानती हैं जो कि बड़े साइजेबल बिजनेस हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी रन कर रहे हैं? मेरा तो ख्याल है कि हम 1% पर भी नहीं खड़े हैं। मतलब जब ये कन्वेंशन हुआ था, हमें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तभी पता चली ना कि वो कन्वेंशंस के थ्रू कि पाकिस्तान के जो फॉरेनर में बैठा हुआ पाकिस्तानी है, वो तो मेरा ख्याल है कि इन्वेस्ट करने से बड़ा डरता है। वो कहता है कि इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं हमें, मतलब सर्टिफिकेशन है, टैक्सेस है, और फिर सबसे बड़ा लाइसेंसिंग है, वो तो इस प्रोसेस में पड़ते ही नहीं है। वो कहते हैं तो आसान ही नहीं है काम। लेकिन अब ये प्रॉब्लम है ना
کہ آیا کہ یہاں پہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں آلریڈی سکسیسفلی بزنس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ سب سے بڑی اور افیکٹو وائس ہے کہ ایک اوورسیز پاکستانی بیٹھ کے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اوورسیز پاکستانیز کو یہ کہہ رہا ہو کہ یار یہاں پہ آ جاؤ, یہاں انویسٹ کرو اور یہاں پہ بڑے بزنسز کھڑے کرتے ہیں اور پاکستان میں بہت بڑا پوٹینشیل تو ہے. آپ نے بات کی پاکستان کے پوٹینشیل کی اور یہ منرلز کی جو ابھی کانفرنس ہوئی ہے, میں وہاں پہ تھا اور میں نے دو باتیں سنی اینڈ ٹو بی آنیسٹ آئی واز سو ہیپی ٹو نو دو کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے نمبرز میں. تو میں نے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے کچھ کیلکولیٹ کیا, کچھ نمبرز وغیرہ کیے. ہمارا تو وہی نمبرز کی زیادہ کام ہوتا ہے. کم از کم $15 ٹریلین کا نون پوٹینشیل ہے اس وقت پاکستان میں. وہ کس طرح اگر آپ ایکسپلین کریں؟ دیکھیں, منرلز کی بات ہوئی, نیچرل ریسورسز کی بات ہوئی. بائی دا وے اکانومی کا لٹرل میننگ گریک ورڈ ہے اکانومی. اس کا لٹرل میننگ ہے کہ اپنے گھر کی یا اپنے گھر کے ریسورسز کی یا اپنے ملک کے ریسورسز کی اچھی مینجمنٹ. تو ہمارے پاس ریسورسز بہت ہیں لیکن یوٹیلائزیشن نہیں ہے. منرلز پہ بات ہو رہی ہے, نیچرل ریسورسز کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت جو نون ہیں, جو ڈسکور ہوئے ہیں, $6 سے $8 ٹریلین کے نون نیچرل ریسورسز ہیں پاکستان کے پاس. یہ اس وقت جن کا پتہ چل چکا ہے, جن کی فیزیبلٹی اسٹڈیز ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ ابھی پتہ نہیں کتنے ہوں گے. 6 سے 8 ارب ڈالر. 6 سے 8 ٹریلین ڈالر. ایک ٹریلین میں 1000 ارب ڈالر. صحیح ہے. پھر تو ہم IMF کو بھول جائیں گے اگر ہم یہی کر لیں. صرف یہ تو صرف نیچرل ریسورسز ہیں. بائی دا وے پاکستان کے 95% نیچرل ریسورسز ہم نے نہیں نکالے. چلیں وہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک سیکٹر ہے, ایوری چیلنج آفرز این اپرچونٹی. تو چلے چیلنج یہ تھا کہ نکالے نہیں, اپرچونٹی یہ ہے کہ اب نکالیں گے تو ان کی قیمت کافی زیادہ ہے. ٹھیک. کاپر کی قیمت بہت بڑھے گی آگے. گولڈ ہے, کاپر ہے, ہر طرح کے نیچرل ریسورسز. اب اس میں دیکھیں یہ بات جو ہے 6 سے 8 ٹریلین ڈالر کی, اس میں اگر ایک چھوٹی سی مائن کی میں بات کرتا ہوں, چھوٹی سی مائن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں پورے چاگی کی بات کرتا ہوں اور پورے ریکوڈک کی بات کرتا ہوں تو اس وقت جو بیرک گولڈ کے پاس ہے وہ چھوٹی سی مائن ہی بن جاتی. ٹھیک, بالکل ٹھیک. ان کے بیرک گولڈ کے CEO تھے, انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہماری فیزیبلٹی اسٹڈی کے مطابق $100 ارب سے زیادہ کہ یہاں سے ہم نکالیں گے گولڈ اینڈ کاپر اور باقی جو بھی منرلز اس کے ساتھ آئیں گے اگلے 37 سال میں. یہ تو فیزیبلٹی کہتی ہے کہ 37 years. However, I believe the mine is going to be live till the end of century. آپ نے سنا ہوگا کہ جی یہ تو 100 سال تک مائن میں سے نکلتا رہے گا, اور یہ صرف ایک ریکوڈک کے اس پروجیکٹ کی مائن کی بات. جسٹ امیجن کہ اور کتنی اس طرح کی مائنز ہوں گی, اور یہ وہ نیچرل ریسورسز ہیں جن کی آج بات ہو رہی ہے, جو کہ نکالنے ہیں اور اس کے بعد ان کی ویلیو ایڈیشن کرنا ہے, یعنی ان کو پروڈکٹ بنا کے ہم نے باہر کے ملکوں میں بھیجنا. Now this is if I talk about other sectors. یہ تو 6 سے 8 ٹریلین ڈالر کو آپ پوٹ اسائڈ, ادر سیکٹرز کی بات کرتے. ہمارا جو سیکٹر ہے ریل اسٹیٹ, اس میں ہاؤسنگ, ریل اسٹیٹ کو لوگ سمجھتے ہیں پراپرٹی, یہ اصل میں ہاؤسنگ اس میں بہت بڑا ہے. لیکن یہ بڑا فلورش کرتا ہوا سیکٹر تھا. مطلب اس کو ہمیں ہلکا اس لیے نہیں لینا چاہیے کہ ایک زمانے میں کچھ سال پہلے سب سے زیادہ انکم دینے والا سیکٹر بن گیا تھا. یہ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں which is a statement کہ پوری دنیا میں ہاؤسنگ کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ, ریکوائرمنٹ جس کو ڈیمانڈ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے وہ پاکستان میں. ہائیسٹ پر کیپٹا ہاؤسنگ ریکوائرمنٹ ان پاکستان ڈیو ٹو دی پاپولیشن, اینڈ کیونکہ دوسرے جو کنٹریز ہیں جیسے امریکہ ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے, انڈونیشیا, انہوں نے کر لیا ہے, انہوں نے اپنی ہاؤسنگ ریکوائرمنٹ پوری کر لی. ہماری اس وقت جو آبادی 15 اور 25 کے بیچ میں وہ کلوز ٹو 7 کروڑ ہے. شادیاں کو تقریباً 3 کروڑ کے تو اگلے 10 سال میں شادیاں ہونی چاہیے. تو ان سب لوگوں کو گھر چاہیے. آج اگر ہم منیمم ویری کنزرویٹو نمبرز کریں تو 2 کروڑ یونٹس ہاؤسنگ یونٹس گھر چاہیے پاکستان کو اگلے 20 سے 25 سال میں. اچھا, اگر آپ 2 کروڑ ہاؤسنگ یونٹس بناتے ہیں جس میں سے 80-85% لو کاسٹ افورڈیبل ہاؤسنگ, تو $4 ٹریلین کی ویلیو کریٹ ہوتی. یہ ریل اسٹیٹ کی ایک سائڈ ہے صرف ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ پہ.
پھر ریل اسٹیٹ پاکستان کے اندر ہی رہے گا. ویلیو کریشن ہے نا. بالکل, اگر آپ 4 ٹریلین کی ویلیو کریشن کریں تو 1 ٹریلین جی ڈی پی میں جائے گا. گلوبل اسٹیٹس جو آپ کی ملک کی جو اوور آل ریل اسٹیٹ کی ویلیو نارملی اس کا 1/4 جو ہے آپ کے جی ڈی پی میں ایڈیشن ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں کنسٹرکشن ہے, دوسری انڈسٹری ساری چلتی ہے. اس کے علاوہ پھر آپ کا ایگریکلچر کی بات ہوتی ہے, اس پہ تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں. پھر دوسرے سیکٹرز کی بات ہوتی. $15 ٹریلین تو موٹا موٹا میتھ اسٹریٹ اوے نون پوٹینشیل اگلے فیلڈز کو اگر ملا لیا. ہاں جی, 30 35 40 سال 50 سال جب تک ٹیکنالوجی آئی ٹی یہ چیزیں تو اب ہیں ہی نہیں. وہ آپ کا سب سے بڑا ریسورس ہے آپ کا ہیومن ریسورس. اس وقت آپ کے پاس اتنی یوتھ ہے, ہمیں اس کو ٹرین کر کے ایکسپورٹ کرنا چاہیے. اور یہاں پہ اچھا, اس پہ تو میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی. دیکھیں یہ ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے, اس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں اتنا ٹیلنٹڈ یوتھ جو ہے وہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے, ریکارڈ نمبر پاکستان سے باہر گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹرین کر کے باہر بھیجنا چاہیے. میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں تو انڈینز بھرے ہوئے ہیں ہر جگہ, چائنیز بھرے ہوئے ہیں, وہ بھی تو اپنے ملک سے باہر بھیج رہے ہیں نا یوتھ کو. سم ٹائم وہ یوتھ واپس بھی آ جاتا ہے ٹرین ہو کے. پاکستانی یوتھ کو کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا یہ جو انٹرپرینورشپ کی ایک اصطلاح نکلی ہے, یہ نئے بچیاں جو ہیں یہ اسٹارٹ اپس اور ان چیزوں پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ تھوڑا سا سوری آپ کی فیلڈ سے مختلف سوال ہو, لیکن میں جاننا نہیں بالکل نہیں. ہمارا دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ کہ جو آپ کا بیسیکلی یوتھ کی ڈیولپمنٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے امپورٹنٹ کام جو ہونے والا ہے اور فوراً سے ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے HRD, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی پراپر پلاننگ اور پروگرامس آنے چاہیے, کیونکہ ہماری یوتھ بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اور اس وقت دونوں چیزیں جو آپ نے کہیں دونوں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. بیڈ کہ جس کو آپ انٹرپرینورشپ کہہ رہے ہیں, اسمالر لیول کے جی وہ فری لانس یہ ٹیک کا یا اور باقی بہت سارے کام کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو لوگ باہر جا سکتے ہیں. دیکھیں ہماری بات ہو رہی ہے کہ اس وقت 15 اور 25 کے بیچ میں یہ جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً کلوز ٹو 7 کروڑ ہے. یہ ساری کی ساری وہ یوتھ ہے, اس میں لڑ سے ہماری آدھی فیمیلز ہیں آدھے میلز ہیں, جو کہ پروڈکٹیو کر کے بیٹ کے باہر سے بیٹھ کے کام کرے, وہاں سے ریمیٹنس بھیجے یا پاکستان میں بیٹھ کے کام کرے. مسئلہ باہر جانے کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ پروڈکٹیو کتنے. اچھا, فیمیل اس میں ویسے بھی نان پروڈکٹیو ہی ہیں زیادہ تر. اب یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فیمیلز ہماری کمپنی کے اندر جو فیمیلز کام کر رہی ہیں وہ میل سے زیادہ پروڈکٹیو ہیں. میں نے تو ویسے آپ کی کمپنی میں آتے ہوئے فیمیل زیادہ دیکھی. مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ میں نے ینگ بچیوں کو کافی زیادہ دیکھا. جی بالکل, یہ عموماً بہت کم ہوتا ہے کمپنیز میں. فیمیلز آر مور پروڈکٹیو. ان کی میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ وہ کیوں کر زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتی ہیں. اور پاکستان میں ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے کہ فیمیلز آئیں, یہ جو آپ کام کریں, اور اس کے لیے پورے کا پورا اگین بہت بڑا کام ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں پاکستان کی جو یوتھ ہے اس میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے. ہمارے پاس اس وقت جو لوگ ہیں ان کی ایوریج ایج جو ہے وہ 25-26 کے ارد گرد ہے, اور 1500 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں. اور زیادہ وہ یوتھ ہے جس کو ہم نے ٹرین کیے. اینڈ ہمارے ادھر ایک نعرہ ہم لگاتے ہیں محبت فاتح عالم, کہ ہم نے گلوبل سٹینڈرڈز پہ کام کرنا ہے یا گلوبل بیٹنگ, یعنی ہم نے دنیا کو مات دینی. ہماری ایسی یوتھ ہے, آئی سی دم ہیئر. ہم نے باہر UK میں بھی کام کیا ہے, دبئی میں بھی دیکھتے ہیں. وہ واقعی اگر گلوبل لیول پہ جائیں, ہمارے ایسے پروفیشنلز ہیں کہ وہ ان سے بہتر کام کر سکتے ہیں. ٹرینیبل یوتھ ہے, ہارڈ ورکنگ یوتھ ہے. ان کے ویلیو سسٹم کو ان کو آپ نے انسینٹیوز دینے. یس, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے, ٹرین بھی کریں, ان کو کہیں محنت بھی کریں, لیکن ساتھ میں انسینٹیو دیں تاکہ ان کو ریئلائز ہو. ہماری کمپنی میں ریل اسٹیٹ میں لوگ دبئی سے زیادہ پیسے کماتے ہیں, بیکاز محنت کرتے ہیں. محنت کرنے والا بندہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا کہ لنڈن اور دبئی سے زیادہ پیسے پاکستان میں بیٹھ کے نہ کما رہا ہوں. پاکستان میں اتنی بڑی پوٹینشیل تو دیکھیں پاکستان میں. میں کہتا ہوں کہ ایسے ڈسٹ بھی نہیں ہٹی, اتنا کام ہونے والا ہے. نہیں, لیکن اب میں یہ واپس اگر ہم اس ٹاپک پہ آئیں, یہ جو کنونشن ہوا ہے اب اس میں امیدیں تو بہت دلائی گئی ہیں. دیکھیے کیونکہ اب آبویسلی آپ نے ایک 8-9 سال کا یہاں پہ فیز گزار لیا ہے, اور آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ بات کیا کر رہی ہوتی ہے اور اس کی ایکچوئل انٹینشنز کتنی ہوتی ہیں. اب اس کنونشن میں یا اس قسم کے دیگر ایونٹس میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے, اور یہ سب کچھ کرنے کی صلاحیت اور انٹرسٹڈ بھی ہیں اوورسیز. آپ کے خیال میں پریکٹیکلی کتنا پرسنٹ بھی اگر کر لیا گورنمنٹ نے تو ہمیں کچھ نہ کچھ رزلٹ مل جائے گا؟ پاکستان میں تو ذرا نم بھی ہونا تو مٹی بڑی زرخیز ہے, میں سمجھ گئی, تو لیکن تھوڑا سا کام بھی کسی جگہ پہ ہو جائے. اچھا پاکستان میں دیکھیں, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں.
पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स बहुत बड़े बड़े लगते हैं, हाँ, इनके सॉल्यूशंस बहुत छोटे छोटे। आज ओवरसीज की बात हो रही है और ओवरसीज के सबसे बड़े चैलेंज की मैं बात कर, चलें बाकी तो चीजें छोड़ें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बड़ा मिनिएचर होगा वो, मुझे यकीन है। प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं, इतना छोटा सा सॉल्यूशन है और प्रॉब्लम किल हो जाएगा। क्योंकि मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ और सोल्यूशन हमने खुद डेवलप किया हुआ है और मैं खुद उस सेक्टर में। पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, 70% ऑफ देयर कंप्लेंट्स आर टू डू विद रियल एस्टेट मैटर्स। 70% जो ओवरसीज पाकिस्तानीज की कंप्लेंट्स हैं वो उनके प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स की, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट यहाँ करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, उनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लोगों का जो प्रॉब्लम होगा, उनकी इन्वेस्टमेंट या फंस जाती है, डूब जाती है। अच्छा, जो फंस जाती है, ये डूब जाती है, ये किन प्रोजेक्ट्स में फंसती है, डूबती है? या पाकिस्तान में या इस्लामाबाद की बात करते हैं कि इस्लामाबाद में पिछले 5 साल में जिसकी भी इन्वेस्टमेंट फंसी या डूबी, वो कहां फंसी या डूबी? ऐसे प्रोजेक्ट में जो गैर कानूनी था, जिसकी अप्रूवल्स नहीं थी सीडीए डीएचए से समटाइम, लेकिन वो कोई दिखाते हैं कि देखिए ये अभी वक्ती अप्रूव है, फिर कभी वो अप्रूवल कैंसिल भी हो जाता है। हमने ये स्टोरीज भी न्यूज़ में। No, but that's what I'm saying, that's part of the problem. ठीक, lack of information। ठीक है, वो कुछ दिखा रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा। अब सॉल्यूशन सुने जरा। ये गाड़ियों की यहाँ पे वो 15 होती है, गाड़ी की जाके चेक करा सही, छोटा सा हेल्प डेस्क या ऑनलाइन फीचर। हाँ, बिल्कुल, एक ऑनलाइन सोल्यूशन हमने बना के इनको कहा हुआ है कि ये लें। OPVS ऑनलाइन पे आजकल कॉल करो फिर सो जाओ, इतनी लंबी नहीं, आप जस्ट गो ऑनलाइन। यूके का सोल्यूशन है, दुबई का सोल्यूशन है, पूरी दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज का सोल्यूशन है ऑनलाइन प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन सिस्टम, वेयर यू कैन वेरीफाई ऑनलाइन वेदर ये प्रॉपर्टी लीगल है या इलीगल है, कानूनी है या गैर कानूनी है। इस सोल्यूशन में क्या लगता है, इतना सा सोल्यूशन दे दें, ओवरसीज पाकिस्तानी का सबसे बड़ा मसला हल हो जाता है। हमने बनाया हुआ है, हम फ्री ऑफ चार्ज पाकिस्तान को देते हैं। सॉल्यूशंस आर वेरी सिंपल। आप फुल इसको कोई चार्ज नहीं करते आपकी कंपनीज का? हम तो कर ही नहीं सकते ना, मसला ये इतने ज्यादा गैर कानूनी है। हम सबको बताना शुरू कर दें कि ये प्रोजेक्ट भी गैर कानूनी है, ये प्रोजेक्ट भी गैर कानूनी है, तो पहले बीवी बच्चे गए हैं, फिर मुझे भी सामान पैक करना पड़ जाए। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये कि ये सर्विसेज आप लोग देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के? हम गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट को, फौज को देते हैं। आप बताएं लोगों को कि ये प्रोजेक्ट कानूनी है गैर कानूनी है, ताकि आप सह सकते हैं ना। आपको कोई कहे, हमें तो लोग कहेंगे कि जी आप क्यों बता रहे हैं। अच्छा, ये भी बड़ा मसला है कि सच बोलना भी बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान। ओह माय गॉड, सच और झूठ बोलने वाले की हमारे यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में जीरो लिटिगेशन, किसी के साथ कोई लेना देना नहीं। केसेस वो हैं जो हमने फाइल किए हुए, और वो सारे के सारे केसेस, मैक्सिमम 90% केसेस क्या हैं, फेक न्यूज। ये जो सोशल मीडिया पे और आगे पीछे आपके अच्छे बिजनेसेस के बारे में बुरे लोग, इंतहाई बुरे लोग जिनको सोसाइटी बुरा मानती है, जो कि नॉन बुरे हैं, वो किसी भी अच्छे बिजनेस के बारे में कोई भी बात लिख देते हैं, तो लोग ये तो नहीं देखते कि ये बंदा कौन है, वो देखते हैं बात क्या हो रही है। तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं हम अकाउंटेबल करते? ऐसे लोगों की मिसालें क्यों नहीं बनाते? वो लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं, वो यूथ जो काम कर रही है। हमने यहाँ पे लड़ से हजारों जॉब्स क्रिएट की हैं, हमारे कारोबार के साथ जुड़ी हुई हैं ये जॉब्स। ये लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और फिर अपने क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं। इन लोगों या इस कारोबार के बारे में कोई ऐसा बंदा जो नॉन क्रिमिनल है, वो कोई बात बुरी लिख देता है, उसके ऊपर उसका क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी पूरी, तो उसके बारे में जब हम कोर्ट में जाते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, तो क्यों नहीं 6-6 साल कोर्ट में केसेस लगे रहते हैं कि ये लोगों ने हमारे साथ ये गलत न्यूज, और प्रूव हो जाता है कि गलत है। उसके बाद भी डिफेमेशन केसेस और डिफेमेशन है, जो मसला है पाकिस्तान में, नहीं तो क्यों नहीं आप मसाले बनाते? लेकिन इसके ऊपर देखें, दुबई में हो सकता है, यूके में हो सकता है। देखिए, मैं आपको बात यही कह रहा हूँ कि आपने सबसे पहले तो उनको दुबई और यूके का कंपैरिजन दे के बताना है कि जी हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानीज आए यहाँ पे आपके खिलाफ, यहाँ पे तो कोई भी मुंह उठा के कोई भी बात कर देता है, उसकी कोई पर्सनल उसने सारी जिंदगी कोई काम ही ना किया हो, बिल्कुल ऐसे। और एक बंदा है वो दिन रात रोजाना 12-14 घंटे काम करता है, वीकेंड्स पे भी काम करता है, उसकी जिंदगी कुछ नहीं है, पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। और एक है जो नाकारा है, जिसने जिंदगी में कोई काम नहीं किया, वो सिर्फ नोचता है, दूसरों को खाता है, और उसका यही काम है कि वो दूसरों के बारे में लिखता है। तो अगर वो झूठ लिख रहा है और प्रूव हो जाता है कि ये झूठ है,
कोर्ट प्रूव कर देती है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस प्रूव कर देती हैं, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? ये पीका एक्ट वगैरह मेरा ख्याल है इसी के ऊपर सोच के कुछ बनाने की पता नहीं कोशिश पीका लेकिन है उसके या ऊपर क्या है। भी- देखें जी, बात यह है, मैं 9 साल यहाँ पे पाकिस्तान में गुजार दी। सबसे आसान काम है इल्जाम लगाना, और दूसरा देखें, हमारे जैसे लोग, हमारी आप रेपुटेशन के ऊपर कोई इल्जाम लगाएंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, जब हम ये प्रूव कर देते हैं कि जिसने इल्जाम लगाया वो गलत है, हाँ, उसके बाद उसको मसाल बनाएं। बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, हम जीत जाते हैं केस। अच्छा, अब देखिए, ये तो अलमिया है ना, आप एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से कह रहे हैं, यहाँ गवर्नमेंट्स के ऊपर इल्जाम लगते हैं, इदारों पे लगते हैं, मतलब ये तो खैर बड़ा देर से सही है। गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, इदारों को शायद कोई फर्क ना पड़ता हो, हमें फर्क पड़ता है। हाँ। हमारी रेपुटेशन ऊपर नीचे होती है, उससे हमारा बिजनेस ऊपर नीचे होता है। हमारे लोगों की इनकम, प्राइवेट सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त। पहला काम प्राइवेट सेक्टर के लिए अगर गवर्नमेंट को करना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में ग्रो करे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के बगैर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, नहीं कर सकती। अगर आप चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर ग्रो करे, तो एटलीस्ट गिव देम प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस माफिया। ये इस तरह के लोग जिनके पास और कुछ नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर्स को नोच के वहां पे कुछ खाना चाहते हैं। जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको काम करने दें। ये काम लंदन में नहीं होता, दुबई में नहीं होता, वहां पे सोच भी नहीं सकते आप किसी प्राइवेट कंपनी के बगैर किसी सबूत के आप किसी के बारे में करके तो देखें, देख सकते। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है शफीक साहब, वो ये बताइएगा कि अब हमने सारी क्योंकि देखिए अभी 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, और मेरा ख्याल ये कि आगे आने वाले चंद महीनों में इसी के ऊपर काम होगा कि बाहर से जो पैसा है, क्योंकि इस मरतबा रिकॉर्ड फॉरेन रेमिटेंसेज जो है तकरीबन $4 अरब पाकिस्तान आई, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट थी बज़ाहिर, जिसका क्रेडिट गवर्नमेंट ले रही है। आपके ख्याल में ये चाहे मिनरल्स का सेक्टर हो, चाहे दीगर रिसोर्सेज हो, कितना ज़रूरी है कि 3-4 वो ऐसे स्टेप्स अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ले ले तो ये जो बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट है उसका रास्ता आसान हो सकता है? देखें, अगर आपने बाहर से कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है तो उसमें 2 सेक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। एक पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि वो जाते हैं बाहर, पार्टनरशिप्स करते हैं और बाहर लोगों को लेकर आते हैं और कॉन्फिडेंस देते हैं और यहाँ पे सारे के सारे उनके लिए रास्ते बनाते हैं। दूसरे ओवरसीज पाकिस्तानीज, फर्स्ट गिव कॉन्फिडेंस टू योर ओन पाकिस्तानीज टू इन्वेस्ट बैक इन पाकिस्तान, देन talk about foreign direct investment, because they are the ones who are going to, they have the contacts. वो बाहर जाएंगे और बताएंगे कि जी हम वहाँ गए पाकिस्तान में, हमें ये देखें इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला। मेरा नहीं ख्याल कि 100 बिजनेस भी ऐसा होगा पाकिस्तान में, साइजेबल बिजनेस जिसने 400-500 से ज़्यादा जॉब क्रिएशन की हो, या जिसने थोड़ा सा अच्छा साइजेबल कोई काम किया हो पाकिस्तान में, 100 बिजनेस भी ऐसा नहीं होगा जो ओवरसीज पाकिस्तानीज रन कर रहे होंगे पाकिस्तान में। आप उनको आइडेंटिफाई करें कि ये कौन से ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो पाकिस्तान में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर इट्स वेरी सिंपल कि जो मिनिस्टर साहब हैं ओवरसीज के, उनके पास डैशबोर्ड हो कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं इनको कोई इस वक्त हम क्या सपोर्ट दे सकते हैं, उनकी फिर रेगुलर गेट टुगेदर्स होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास होना चाहिए डैशबोर्ड के अगर किसी ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ पाकिस्तान में कोई मसला हो रहा है तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए। बिल्कुल, छोटा सा फैसिलिटेशन डेस्क ही दे दें जहां पे ओवरसीज पाकिस्तानीज, क्योंकि देखें ओवरसीज पाकिस्तानीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उनको इस मार्केट का नहीं पता। एक बंदा 10-15 साल बाद वापस आ रहा है पाकिस्तान में तो उसको पता ही नहीं है, उसकी ये जो इग्नोरेंस है इसका लोग फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। दूसरा, इंस्टीट्यूशंस में ज्यादा अच्छे लोग हैं, हमारे सरकारी जो अदारे हैं उनमें ज्यादा अच्छे लोग हैं, लेकिन वहां से अगर कोई खराबी करता है तो उसकी मिसाल बनाए। ये जो हमारी जो सहाफ़ी बरादरी ज़्यादा अच्छे लोग हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है 9 साल में, जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, जो अच्छी सहाफ़ी बरादरी, वो सारे के सारे कोई इस तरह की हरकत नहीं करते जिसको येलो जर्नलिज्म हो या इस तरह की घटिया हरकतें करते हो। लेकिन छोटे मोटे जो लोग हरकतें करते हैं उनकी मिसालें बनाएं, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानीज ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखें, वो दुबई में जाके उनको पीस ऑफ माइंड है, बिल्कुल सुकून है, बाकी मुल्कों में उनको ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं आते। एक छोटा सा फैसिलिटेशन डेस्क बना के जो इफेक्टिव हो, बी इट SIFC करे, प्राइम मिनिस्टर साहब करें, ओवरसीज मिनिस्टर जो हैं वो करें, गवर्नमेंट का कोई भी इदारा करे। अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान में आके काम करें, पुट पॉलिटिक्स असाइड, focus on the business, identify the opportunities, then take it to the overseas Pakistanis और उनको बताएं कि हम ये आपको 1 विंडो ऑपरेशन करेंगे या 1 विंडो आपको डेस्क देंगे या फैसिलिटेशन डेस्क दें, एक फैसिलिटेशन डेस्क दे दें। एक फास्ट पेस, और जो हमारे जैसे ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान में काम कर रहे हैं,
हम लोग एटलीस्ट आपको ये बता सकते हैं कि जी कहाँ कहाँ पे कौन से प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे। आज कोई ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में आके काम करना चाहता है ना, तो मैं विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी फाइनेंशियल गेन, मेरी ख्वाहिश होगी, मेरे अंदर ये मोटिवेशन होगी कि वो कामयाब हो, मैं उसको किसी तरीके से सपोर्ट करूं, मैं उनको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे दूं जो आपके अपने एक्सपीरियंसेस, जो मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं। और माशाल्लाह कोई ऐसी चीज रह नहीं गई पाकिस्तान में जो हमने फेस ना कर ली हो, तो माशाल्लाह तजर्बा बहुत है। कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी आना चाहे तो मैं हाजिर हूँ। हम आपको एटलीस्ट ये बता सकते हैं कि आपने कारोबार कैसे करना है, बाकी छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, घर कहाँ लें, बच्चों को कौन से स्कूल भेजें, बाकी जो हर्डल्स आपने फेस किए, आप चाहेंगे कि वो कहीं दोबारा उससे ना गुजरे? ऑब्वियसली देखिए, मैं उधर यूके में रहा, तो मेरे आज भी आई नेवर अप्लाइड फॉर ब्रिटिश नेशनलिटी, आई स्टिल हैव द पाकिस्तानी पासपोर्ट, सो आई हैड दिस मोटिवेशन कि जी मैंने पाकिस्तान जाना है और पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। लेकिन और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या है, जैसे मैंने कहा कि इतने प्रॉब्लम्स, इतने चैलेंजेस आते हैं कि आपकी फैमिली भी थोड़ी घबरा जाती है। हमारे जैसे लोग तो थोड़े से ढीठ हैं, हम तो यहीं पे हैं और यहीं रहेंगे और करेंगे और डट के लड़ेंगे। लेकिन बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज ऐसे हैं, दे वांट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, दे वांट देयर फैमिलीज टू फील दैट कि यहाँ पे अच्छा एक एनवायरनमेंट है और किया जा सकता है। डिप्लोमेटिक इनक्लेव की तरह के एरियाज क्रिएट किए जा सकते हैं। हम तो इस सेक्टर में और हम काम करने वाले लोग हैं। आज हमें देना, हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को धड़ाधड़ ओवरसीज पाकिस्तानीज को लेकर आएंगे और यहाँ पे इंशाल्लाह वो बिजनेसेस भी करेंगे और उनके बिजनेसेस कामयाब भी होंगे। लेकिन फिर हमें वो जो हमारी सजेशंस हैं उन पे आप उनको एड्रेस करें, बिल्कुल ठीक, बनाएं इस तरह का सपोर्टिंग मैकेनिज्म दैट व्हेन ओवरसीज पाकिस्तानी कम टू पाकिस्तान, बेच बटा के अपना, उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो, उसका कारोबार सेफ हो, उसके साथ कोई ज्यादती ना हो, और फिर देखें कैसे ग्रो करता है। और फिर एक अच्छी एग्जांपल बनाएं, 10 और आएंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। एक टेस्ट केस होना चाहिए मेरा ख्याल, अगर वो सक्सेसफुल हो तो फिर बहुत सारे हो सकते हैं, के ऊपर बहुत हो सकता है, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच शफीक अकबर साहब, के साथ कभी भी गुफ्तगू खत्म नहीं होती, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बल्कि उसका इन्फ्लेक्स होता है कि हमारे लिए बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम मिस भी कर जाते हैं। इमारात के CEO थे, लेकिन जो गुफ्तगू ये कर रहे थे वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी होने की हैसियत से हर पाकिस्तानी समझ सकता है, उस पल्स के ऊपर इनका हाथ था। और ऑब्वियसली अगर एक आम पाकिस्तानी ये सोच सकता है जो कि इतने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आया, तो वो जो हुकूमत हमें इतनी खूबसूरत सब्ज बाग दिखा रही है और ओवरसीज पाकिस्तानियों को दिखा रही है, अगर वो भी इनमें से चंद मिसालों को अडॉप्ट करके कुछ चीज़ों को तब्दील कर दे, तो शायद ये तस्वीर जो पाकिस्तान की है वो 8-10 साल बाद बिल्कुल एक मुख्तलिफ तस्वीर नजर आएगी। इसके साथ ही इस पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।